कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दी हाइपरटेंशंस। हाइपरटेंशंस के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं यदि किसी पेशेंट को क्रॉनिक हाइपरटेंशन से लंबे समय तक उसको हाइपरटेंशंस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर जो है अपन ने बात की थी स्ट्रोक के केस जो है वो देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं। स्ट्रोक आ सकता है पेशेंट को, स्ट्रोक के अंदर जो है हेमरेजिक स्ट्रोक आ सकता है पेशेंट को, या फिर इस्चेमिक स्ट्रोक आ सकता है। इस्चेमिक का मतलब है लैक ऑफ दी O2, हेमरेजिक का मतलब है रप्चर ऑफ दी वेसल्स। वेसल्स का रप्चर हो जाना उसको अपन हेमरेजिक स्ट्रोक बोलेंगे। इस्चेमिक यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम है क्योंकि ब्लड प्रेशर का फ्लो ज़्यादा है, ऑर्गन के पास जो है वो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल रहा है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशनल इस्चेमिक अटैक। इसको और भी क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल इस्चेमिक अटैक। ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट को MI हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है। पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, कार्डियोमायोपैथी। पेशेंट का जो हार्ट है ये बड़ा साइज के अंदर हो सकता है। वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है, पेशेंट का जो वेंट्रिकुलर पंपिंग सिस्टम है वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है पेशेंट को, और इसकी वजह से पेशेंट को डेथ भी हो सकती है। ये सारे पेशेंट के अंदर जो है कॉम्प्लिकेशंस वो है आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पेशेंट के रीनल सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। रीनल सिस्टम के अंदर इनसफिशिएंसी ऑफ दी ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो कम होने की वजह से वहां पे नेफ्रोपैथी जो है वो देखने को मिल सकती है, वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा वहां पे ब्लीडिंग हो सकती है। और पेशेंट को ब्लीडिंग की बात करें तो अपन ने पहले ही बात की थी, ब्लीडिंग पेशेंट के और कहाँ हो सकती है? आई के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको अपन रेटिनल हेमरेज भी बोलते हैं। तो ये एक कॉम्प्लिकेशंस है हाइपरटेंशन के। वैसे हाइपरटेंशन अपने पूरे बॉडी को अफेक्ट करता है, पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये जो अपन ने मेन जो कॉम्प्लिकेशंस देखे गए हैं उनकी अपन ने चर्चा की है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम हो गई है तो अपन किस तरीके से इस पेशेंट को डायग्नोसिस करेंगे। तो नेक्स्ट अपना विषय रहेगा डायग्नोसिस ऑफ हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन को कैसे अपन डायग्नोसिस करेंगे। तो सबसे पहले यदि अपने पास पेशेंट आएगा तो अपन पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन और पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। देखिएगा हमेशा इस चीज के प्रिंसिपल को आपको फॉलो करना है। कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना है? यदि आपके पास पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप क्या लोगे? उसका हिस्ट्री कलेक्शंस लोगे। क्या लोगे आप? उसका हिस्ट्री कनेक्शंस लोगे। तो पेशेंट का आप हिस्ट्री लोगे तो हिस्ट्री के अंदर पेशेंट बोलेगा कि मेरे जेनेटिक प्रॉब्लम है, मेरे मम्मी को थी, पापा को थी, या यूनिसेक्स जो प्रॉब्लम थी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हिस्ट्री उसका कहीं ना कहीं एक अपन को प्रेजेंट देखने को मिलेगा। और हिस्ट्री यदि प्रेजेंट नहीं है तो अपन उसका नेक्स्ट एग्जामिनेशन करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जो है अपन इंस्पेक्शंस करेंगे, पेशेंट के आई के अराउंड कोई एडिमा ना हो, या फिर पेशेंट को इस तरीके का एपिस्टेक्सिस का प्रॉब्लम ना हो, या फिर पेशेंट को किसी भी तरह का अपन ने जो क्लिनिकल सिम्टम्स की बात की, चक्कर आना है ना, पेशेंट को फ्लशेस फील होना, पेशेंट को वीकनेस फील होना, पाल्पिटेशंस होना, हेडेक होना, ये सारी जो चर्चा है वो पेशेंट के साथ अपन फिजिकल एग्जामिनेशंस और हिस्ट्री कलेक्शंस करेंगे। फिर जो है पेशेंट का अपन वाइटल साइंस लेंगे। वाइटल साइंस के अंदर TPR BP क्या लेंगे? टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशंस और ब्लड प्रेशर। पेशेंट का अपन क्या मेजर करेंगे? BP जो है वो उस पेशेंट का मेजर करेंगे। यदि अपन को BP जो है 2 ओकेजन पे 2 टाइम्स जो है BP का एलिवेशन हो रखा है, BP का क्या हो रखा है? BP बढ़ा हुआ आया है। BP कितना बढ़ा हुआ है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात की अपन ने, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 120 to 140 और ये होता है 60/90 mm ऑफ Hg। यदि इससे बढ़ा हुआ है ना, कितना बढ़ा हुआ है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कैटेगरी अपन ने बताई थी। ये 2 ओकेजन पे पेशेंट का बढ़ा हुआ है तो अपन उस पेशेंट को जो है वो अपन डिक्लेयर करेंगे भाई इसको BP की प्रॉब्लम है। इससे पहले अपन 6 महीने तक पेशेंट को टाइम देते हैं और टाइम देते हैं कि उसकी जो लाइफ मॉडिफिकेशंस हैं वो आप करें, और फिर उसके बाद में फिर से BP चेक करें। यदि इम्प्लीमेंट हो गया है तो अपन को दवा देने की जरूरत नहीं है, यदि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है तो हमें दवा देने की जरूरत है। तो ये अपन पेशेंट के अंदर करेंगे। पेशेंट के अंदर एक ECG करेंगे। क्या करेंगे? ECG करेंगे, छाती का एक्सरे करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। इसके अलावा पेशेंट का अपन किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे। किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर यदि पेशेंट के BUN लेवल बढ़ा हुआ है,
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है या फिर पेशेंट के अंदर क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट का LFT करवाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, SGOT, SGPT पेशेंट के बढ़े हुए होंगे तो हमें एक शक लग रहा है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो ये अपन पेशेंट के अंदर टेस्टिंग जो है वो करवाएंगे और पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो पेशेंट ने अपन ने बात की थी क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ग्लैंड का प्रॉब्लम था, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म था, तो अपन TSH कराएंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। इसके अलावा पेशेंट के किडनी में प्रॉब्लम था, किडनी का टेस्ट करवाएंगे, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड का प्रॉब्लम है जैसे एडिनल ग्लैंड, कॉर्टेक्स का, तो अपन उसका टेस्ट जो है पेशेंट को करवाएंगे। जो डॉक्टर को उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो रिलायबल लगे, जो रिलेवेंट डेटा लगे, वो टेस्ट करवाएंगे और उस टेस्ट करवाने के बाद में जो है उसका डायग्नोसिस अपन बनाएंगे कि पेशेंट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम जो है पेशेंट के अंदर मुख्य तरह आपको देखने को मिलेगा। फिर जो है पेशेंट को अपन जो है वो मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट भी दो तरीके का है, जो मॉडिफाई रिस्क फैक्टर है या नॉन मॉडिफाई रिस्क फैक्टर है। तो जो मॉडिफाई रिस्क फैक्टर है वो अपन इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। मॉडिफाई जैसे मान लीजिए पेशेंट का वजन बढ़ा हुआ है तो वेट को रिड्यूस कराएंगे। पेशेंट का जो लाइफ स्टाइल है वो लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, सेडेंट्री है, तो अपन एक्सरसाइज, योगा, एरोबिक एक्सरसाइज, इस तरीके का अपन उसको रिकमेंडेशंस करेंगे। उसका न्यूट्रिशंस के अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल उसका कम करेंगे, सोडियम डाइट, सोडियम जो है उसको अपन रेस्ट्रिक्ट या अवॉइड करेंगे। तो इस तरीके के जो अपन चेंजेबल है, जैसे मान लीजिए वो स्ट्रेस का पेशेंट है तो स्ट्रेस रिड्यूस करेंगे अपन, उसका स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए अपन उसको थेरेपी या इस तरीके का अपन उसको काउंसलिंग जो है पेशेंट के अंदर करेंगे। तो ये सारे जो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है वो उसको अपन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इसके अलावा पेशेंट मान लीजिएगा सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, तो सब्सटेंस अब्यूज में चाय एक्सेसिव ले रहा है, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, तो ये पेशेंट को अपन उसको रेस्ट्रिक्शंस करेंगे, अबस्टेंस करेंगे कि भाई ये जो है वो आपको बीपी को एलिवेट कर सकते हैं। तो ये पेशेंट के अंदर जो है वो अपन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको बोलते हैं वो अपन करेंगे। इसके अलावा अपन बात करेंगे अब इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। अब देखिएगा बीपी का प्रॉब्लम जो बढ़ा हुआ है वो किसके साथ में है, फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। तो फ्लूइड वॉल्यूम जब भी ज्यादा होता है तो अपन जो है उसको ऐसी दवाई देंगे जो पेशाब को ज्यादा करवाती है, डाईयूरेटिक जो है वो दवाई देंगे। जैसे पेशेंट का पेशाब ज्यादा निकल जाएगा, जब पेशाब निकल जाएगा तो वॉल्यूम उस पेशेंट का कम हो जाएगा और वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो उसका बीपी जो है वो मैनेज हो सकता है। बीपी का जो दवाई है ये उसके सिम्टम्स को कम करती हैं, ये इसको जड़ से खत्म करने की अभी भी इसके पास में कोई दवाई नहीं है। अच्छा है, बचावी उपचार है, एक्सरसाइज कर दीजिएगा, मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर है उसको चेंज कीजिएगा। इसके अलावा अपन डायूरेटिक थेरेपी देते हैं, थायाजाइड डायूरेटिक एक्शंस, लूप डायूरेटिक और पोटेशियम स्पेरिंग जो है दवाई देते हैं। इसके अलावा एड्रेजेनिक इनिबिटर जो है, बीटा ब्लॉकर जो है वो पेशेंट को देंगे। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग की वजह से AC इनिबिटर है तो वो अपन उस प्रॉब्लम के अंदर दवाई देंगे। तो ये पेशेंट को अपन सिम्टोमेटिक जो है उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये अपन ने पूरी जानकारी हासिल की है, क्या होता है हाइपरटेंशन, इसके पीछे क्या कोज है, क्या रिस्क फैक्टर है, क्या इसके टाइप है, क्या इसके पीछे जो पैथोफिजियोलॉजी है, क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, कैसे अपन इसको डायग्नोसिस करें और क्या इसका ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और हेल्थ एजुकेशन जो है पेशेंट को अपन दे सकते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन को कम किया जा सकता है। आई होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि भारत में प्रति वर्ष हर साल हाइपरटेंशन की वजह से कितनी डेथ होती है, उसका आपको स्टैटिस्टिक्स डेटा जो है वो कमेंट बॉक्स में करके बताना है। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।